बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। पाकिस्तान को लुटिस्तान बना दिया गया है। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया से अगर किसी ने कोई लूट मार करनी है तो पाकिस्तान आ जाए। कभी हम सुनते हैं कि गैर मुल्की यहां पर आए हुए हैं, कॉल सेंटर्स चल रहे हैं और जनाब लोगों को लूटा जा रहा है। कभी गेमिंग एप्स पर शुरू में आपको पैसे दे दिए जाते हैं, फिर वो सारे पैसे ईंट लिए जाते हैं। अब नया काम शुरू हुआ है। हाल ही में हुकूमत ने यह किया कि जिन लोगों ने 2 मीटर्स लगवाए हुए हैं उनका पता करने के लिए कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं कि आपको सब्सिडी दी जाए या ना दी जाए। बिल आएगा तो उसके साथ एक क्यूआर कोड होगा। अब उस क्यूआर कोड की यूं समझिए कि आड़ में अब एक नया माफिया सरगर्म हो गया है। वेबसाइट्स ऐसी आ गई हैं जो बता रही हैं जी ये आप क्वाइफ मुहैया कर दें। असल में फ्रॉड है। आपके क्वाइफ उनके पास चले जाएंगे और फिर जनाब लूटमार हो रही होगी, आपको पता भी नहीं होगा। आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, आपकी ईमेल किसी के पास चली जाएगी, आपका फोन हैक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहां पर। कभी हम सुनते हैं व्हाट्सएप हैक हो जाता है। मेरे अपने खानदान में मेरे करीबी लोगों का, बुजुर्गों का व्हाट्सएप हैक हो गया, मैसेजेस जाते हैं और ये अब तक हो रहा है, अब तक हो रहा है। लोगों के साथ मैसेज चले जाते हैं कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, अभी ट्रांसफर कर दो, बाद में मैं आपको दे दूंगा। तो इंसान परेशान होता है कि किसी भी मजबूरी में होंगे तो इनको फौरी तौर पर कुछ पैसे दे दिए जाए। फिर कहीं पार्सल के नाम पर लूटा जा रहा है कि जी आपका पार्सल आया हुआ है, बकायदा फोन करते हैं कि जी आपका पार्सल हमारे पास है, आपको अब एक कोड आएगा, आप जरा उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको फिर वो पार्सल पहुंच जाएगा। या कहीं एक जी गेम शो में आपको कुछ निकल आया है। ये भी वारदातें होती चली जा रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसका अखलाकी पहलू, दीनी पहलू, उस पर भी हम नजर डालेंगे। मेरे साथ है नईम मुस्तफा साहब, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े नामों में से एक हैं और बड़ी शफकत फरमाते हैं। जब भी इनको हम तंग करते हैं तशरीफ ले आते हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या इस वक्त आपके लिए जानने की जरूरत है कि इस चीज में आपने एहतियात करनी है, क्या क्या नए वारदातिये इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। और मुफ्ती ज़ीशान अहमद हसन साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा नौजवान स्कॉलर हैं, उनसे भी हम इसी हवाले से दीनी पर्सपेक्टिव क्या है इसमें उस पर बात करेंगे कि क्या जो लोग लूट रहे होते हैं उनके साथ क्या मामला होता है, क्या उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है और दीन इस बारे में क्या कहता है। इस पर तफसील से बात होगी। नईम भाई बहुत शुक्रिया, पहले तो आप तशरीफ लाए हैं। ये बताइए, चंद चीजों का मैंने जिक्र कर दिया, क्या क्या इस वक्त वारदातें हो रही हैं, किस तरह से लोग लुट रहे हैं। बाद में हम इदारों पर आएंगे, वो क्या कर रहे हैं, वहां जाने का क्या प्रोसीजर, उस पर बात। लेकिन वारदात के तरीके क्या क्या है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि ऐसे ऐसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। बात यह है कि ये वो मौजू है जिस पे महज एहतियात की जरूरत नहीं है, तरीकाकार तदाबीर तय नहीं करनी, इस पे स्टर्न एक्शन चाहिए। और अब पाकिस्तान जो फ्रॉड के एतबार से, धोखाधड़ी, चीटिंग, महफूज तरीन मुकाम समझा जा रहा है पूरी दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग ही नहीं, जो पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को लूटने का लफ्ज आपने कहा ना, लूटिस्तान है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहे, गैर मुल्कियों की बहुत बड़ी तादाद, जिसकी वाज़ेह मिसाल फैसलाबाद के एक एमएनए के घर से जो कुछ 150-200 लोग पकड़े गए और जो गैर मुल्की थे उनमें बहुत से लोग चाइनीज थे, और जो लॉजिस्टिक्स थी, जो गैजेट्स थे, वो सारे के सारे जो हैं वो इंपोर्टेड हैं। और जुल्म ये है कि मुझे तो अब तक पता नहीं, आपने देखी हो, मैंने एफआईआर नहीं देखी उसकी अभी तक। बहुत बड़ा स्कैम था। पाकिस्तान क्यों महफूज तरीन मुकाम है, इससे पहले आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। पाकिस्तान में कोई साइबर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। क्या मतलब? यानी कि अगर कोई उसको रोकने का कोई कुछ नहीं। एक एक्ट बना था आज से 19-20 साल पहले, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत में। अच्छा, आज तक वो कमेटी खेल रहे हैं उस पर। एक साइबर एक्ट था, वो कभी एक कमेटी के पास जाता है, बी के पास जाता है, सी के पास जाता है, कैबिनेट कमेटी के पास आ जाता है, फिर उसमें इतराजात लगते हैं। 4 पार्टीज की हुकूमत आ गई, 5वीं मखलूत आ गई जी। 5 अदवारे हुकूमत में किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि वो इस साइबर एक्ट को कानून की शक्ल दे दे। एक तो ये इसलिए महफूज पनाह है पाकिस्तान। अच्छा। दूसरी बात यह है अहम जी कि सारे के सारे फ्रॉड जो हैं वो थ्रू बैंक्स, मुदारबा कंपनीज या फाइनेंशियल बैंक जो है, मुख्तलिफ कंपनीज, उनके जरिए हो रहे हैं। जी जी। सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मैं जीपीओ से बोल रहा हूं, हाँ जी, पार्सल नंबर 4489 आपको सेंड किया गया, उस पर क्लिक कर दें। जीपीओ से बोल रहा हूं, और उस पर तुर्रा क्या है, नंबर है 920 का सरकारी है। ये जो चलान वाला है वो वेबसाइट का मैसेज जो आता है आपका चलान हो गया हुआ है, आप नहीं अभी तक पे करे, मैं तो एक तो क्लिक करने का बिल्कुल वही एड्रेस वेबसाइट का। भाई मुझे एक शख्स ने, मेरे शागिर्द ने फोन करके कहा
सेफ सिटी प्रोजेक्ट से। जी। देखा सर ये जो हमारे चालान आपको, मैंने कहा यार ये चालान है भाई, मैंने तो जिंदगी में कभी सिग्नल नहीं काटा, मैं तो 25 स्पीड गाड़ी नहीं चला सकता, बाइक मैंने 25-30 पे रखी। उसने कहा सर ये आपके सारे जाली हैं, तो मैंने तो आए तो आपके नंबर से। उसने कहा बंदा हमारा ही है, वो बंदा हमारा है जिसने सेंड किया आपको, लेकिन इट इज फेक। मैंने कहा आप पे तुफ है कि सरकारी इदारे में बैठ के आप कह रहे हैं कि हमारे बंदे ने आपको सेंड किया, जाली है। अब आप सुने कि हो क्या रहा है। आपने कहा जी क्या हो रहा है। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सरकारी है जी। सैकड़ों खवातीन ऐसी हैं जो वो लेके जाती हैं कि जी कार्ड भी जाली है, टैग भी जाली है, नंबर भी जाली है, एटीएम जारी हुआ वो भी जाली है। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पार्सल आया जीपीओ पे, 92 के नंबर से फोन आ रहा है, आप उसको रिंग बैक करें, रिंग जाएगा, आपकी कॉल का बैक जाएगा। ठीक। फिर इस क्लिक करें इस नंबर पे, वो क्लिक होगा, उठाएगा। फिर एक अजीब सी होता है, ये बच्चा हमारी कस्टडी में आपका, ये बात करें, रोती से बात आएगी, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, पीछे वीडियो है, वो आपको बात आएगी और आप घबरा जाएंगे, बच्चा उनके पास, जल्दी भेजें 5 मिनट है आपके पास। फिर मैं थाना जौहर टाउन से बोल रहा हूं, नंबर थाना जौहर टाउन का है, नंबर वही कहूंगा जहां से वो कह रहा है, नाम किसी में मिसाल दे, सही किसी का नाम लेगा, उस थाने से बोल रहा हूं एएसआई फलां। अब आप रिंग बैक करें, जी एएसआई साहब हैं बाहर गए, आप ओरिजिनल रिंग करें उस थाना जौहर टाउन में, एएसआई साहब मौजूद है, इस नाम का एएसआई है, ठीक, नंबर भी उनका वही है, और वो बाहर गए, आपका नाम निकल आया। इनमें से बेशतर वो इदारे शामिल हैं जो आपको अकाउंट नंबर देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, और बैंक अकाउंट जो है फाइनेंशियल बैंक जितने फाइनेंस बैंक, वहां बैठे लोग ये सारा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और सुने इसकी तह तक मैं गया जी। और ये नंबर कैसे जाता है, ये भी उन मोबाइल कंपनी से? हाँ जी, ये जो अकाउंट है ये बायोमेट्रिक होता है। हाँ जी, ठीक। यू कांट ओपन द अकाउंट, बिल्कुल सही, सिम भी नहीं, हाँ जी, कोई अकाउंट नहीं खुल सकता, सही है, सिम भी नहीं मिल सकती, ठीक। किसी को ये तौफीक तहकीक करने की जरूरत नहीं हुई कि वो ये बताए कि भाई ये फला, आप 2 मिसालें बना लें कि जी नहीं मुस्तफा को रिंग आया, उसामा गाजी को आया, हमने नंबर दे दिए कि फला बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने को कहा गया कि फला बैंक अकाउंट में आया, आप उसकी तहकीक करें। अब मैंने तहकीक करवा ली, मुझे भी आया फोन, मैंने तहकीक करवाई, उस बंदे का न सिर्फ एक अकाउंट नहीं था, उसके पास बैंक का लॉकर भी था और उसका सगा भाई बैंक में मुलाजिम भी था। एमसीबी में क्या फ्रॉड हुआ, एमसीबी में क्या हुआ, एमसीबी में एक स्कैम सामने आया 3-4 साल ये उसके बाद, ये कोरोना के बाद एमसीबी एक फ्रॉड आया। जब तक किसी का स्टाफ मेंबर कोई अफसर आला सतह का नहीं शामिल होगा ये हो नहीं सकता। एक और हुआ, रशियन हैकर्स जो हैं, बड़े हैकर्स, उन्होंने हैक कर लिया अकाउंट, 6 माह तक अकाउंट ऑपरेट होते रहे, तो बैंक वाले सो रहे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सैकड़ों खवातीन को जाली मैसेज चले गए जी, तो आपने तहकीक करके पकड़ा क्यों नहीं? और फिर एक पकड़ लिया उन्होंने, मुझे फोन आया कि जी वो बंदा हमने आपका पकड़ लिया। अच्छा। मेरे बेटे के बारे में कहा, वो क्रेसेंट स्कूल का स्टूडेंट था, 3 साल पुरानी बात, 2.5 साल। हमने कोशिश की, परसू किया, तो पकड़ा गया। उन्होंने कहा सर बंदा तो ट्रेस हो गया, लेकिन वो कच्चे के इलाके में है। चल, कई मुल्क से बाहर होते हैं। अच्छा, मैं इसी पर आऊंगा, ये यही कहानी जो मजीद है इस पर जानेंगे। मुफ्ती साहब, ये जो वाकयात आप सुन रहे हैं, दीनी तौर पर होता क्या है जब कोई शख्स इस काम में लग जाता है? इसके उसके रूहानी तौर पर, दीनी लिहाज से क्या असरात होते हैं? दीन में क्या बताया गया है ऐसे लोगों के बारे में? सर, ये जो सारा स्कीम है, फ्रॉड है, एक दूसरे का हक गस्ब करना है, कुरान मजीद की जुबान में इसको जुल्म कहते हैं। जुल्म 300 से ज्यादा कुरान की आयत इस जुल्म के बारे में। अल्लाह अल्लाह। और जुल्म असल में है क्या? रागिब इस्फहानी लिखते हैं कि एक चीज को अपनी असल जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखना जहां उसका हक ना हो, ये जुल्म है। वाह, क्या डेफिनेशन, मुकाम तब्दील करना, उसका मुकाम तब्दील कर देना, ये जुल्म है। ठीक। और सर, आप किसी दूसरे के हक मारने को जुल्म के साथ
रोंगटे खड़े हो गए मेरे के ये सुनकर या ये सोचकर कि इस जुल्म को, दूसरे के हक मारने के जुल्म को कुरान मजीद ने जब डिफाइन किया तो कुरान ने उसको पता किसके साथ मिलाया? कुरान ने कहा कि सबसे बड़ा जुल्म पता क्या है? इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम। अल्लाह, इसको शिर्क के साथ मिलाया कि शिर्क जुल्म अजीम है, अल्लाह, कि अल्लाह का हक आप किसी और को दे दे, ये जुल्म अजीम है। तो आप देखें कि ये जुल्म करने वालों को कहां कुरान ने जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल किया। और सर ये जो फिर एक और डेफिनेशन जुल्म की रागिब इस्फहानी ने लिखा कि अजुल्म नकीदुल अदल, जुल्म नकीद अदल की जिद है, अदल का उल्ट है, यानी अदल नहीं होगा तो वो साफ नहीं है, जहां पे भी अदल नहीं है वहां पे वो जुल्म है। जो आप अब सर मैं आपको एक बात बताऊं, जितने सर ने वाकयात बताए हैं स्केम्स की मुख्तलिफ डेफिनेशन, और जो पहला सेंटेंस इसका था कि पाकिस्तान स्केम करने वालों की एक जन्नत बन चुका है। क्यों सर? सिर्फ इसलिए कि जब तक हम दीने इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जुल्म करने वाले के हाथ नहीं काटेंगे, सजा नहीं देंगे। जब मुझे पता है ना कि मैं अगर किसी के साथ फ्रॉड कर लूं तो क्या हुआ, सर बड़ी आम मिसाल है कि 2 करोड़ का फ्रॉड करो, 50 लाख दे के छूट हो जाओ। जी यही हो रहा है, ठीक है। और जगह जगह पे कहां पे पिछले दिनों आपने देखा कि वो कोई कोकीन माफिया हो, कोई ड्रग हो, कोई जो मर्जी हो, सबको पता है कि जनाब वो ऐसे बदमाशी से चल रहे हैं। हमारी कोर्ट्स में इतना दमखमी नहीं है कि हम जुल्म को, सर कोर्ट्स कानून नाफिज करने वाले इदारे, जब तक आप जुल्म को रोकेंगे नहीं। और फिर सर जुल्म देखे ना, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिर बात बहुत दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन सर एक ऑफिसर, एक सीएसएस ऑफिसर, उसका हक नहीं था, सिफारिश से आपने उसको सीएसएस अफसर लगा दिया, ठीक, तो जुल्म हो गया ना। जुल्म हो गया। एक एमएनए नहीं था, आपने उसको एमएनए लगा दिया, जुल्म हो गया ना सर। एक मिनिस्टर का अहल नहीं था, उसको आपने मिनिस्ट्री पे लगा दिया, तो जुल्म हो गया ना सर। सर जब आपने अपने मुल्क की बड़ी बड़ी सीट्स पे जुल्म कर दिया, तो नीचे वाले 1,00,000, 2,00,000, 10,000, 20,000 वाले जुल्म करने वाला तो शेर हो गया ना, उसको तो शय मिल गई। तो सर आपने अगर जुल्म खत्म करना है कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक, ये 2 तरफा करना पड़ेगा। एक तो हम में से हर शख्स को अपने अंदर का जालिम मारना पड़ेगा कि हम अपने अंदर से माँ का हक माँ को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए, भाई का हक भाई को दिया जाए, बेटी का हक बेटी को दिया जाए, बहन का हक बहन को दिया जाए। मैं और आप अगर हम टीवी पे बैठकर रोते रहें और हमारे घर के अंदर हम खुद जालिम बने रहे, हम अपने खिदमतगार को उसका हक ना दें, हम अपने कोलीग को उसका हक ना दें, हम अपने हमसाये को उसका हक ना दें, तो हम दूसरों को जालिम कहते रहें, कुछ नहीं होने वाला। तो पहली बात तो यह है कि हमें अपने अंदर का जालिम मारना होगा, और दूसरी बात यह है कि हमें जालिमों को करार वाकई सजा देनी पड़ेगी। आप एक दफा, सऊदी में क्या है, चोरी कैसे रुकती है, एक दफा सर हाथ काट दें, एक बंदे का हाथ काट दें, सर उसकी नस्लों में से कोई बंदा चोरी नहीं करेगा। अब ये नहीं, सब जो बात मुफ्ती साहब कर रहे हैं सजा की, अब ये जिस तरह उन्होंने हवाला दिया पिंकी क्वीन और वो सब, वो तो हमें पता चला कुछ बड़े लोगों की औलादें, नाम नहीं लेना चाहिए, लेना भी नहीं है, कि वो दुनिया से चली गई। अब वो तो नशा बेच रही थी और उसमें हो गया बड़ा जुल्म है, और तब जाकर होश आया, पकड़े, और वो छूटती रही, और अब तो लगता है हाईली प्रोफाइल हो गया, कुछ ना कुछ इसका निकलेगा। लेकिन ये नशा अलग, जो मिलावट की जा रही है, जो 2 नंबरी की जा रही है, वो दूध से लेके हर चीज में, वो तो बेचारा नशे के लिए तो नहीं खरीद रहा ना, वो तो एक नशेई है, उसके साथ भी जुल्म है उसको बेचारा। लेकिन वो तो दवाइयों तक अभी खबरें आ रही हैं कि जाली अद्वियात है, तो आप दवाई लेने जा रहे हैं, आप दूध लेने जा रहे हैं, अपने बच्चों को खुराक लेने जा रहे हैं, उसमें भी आप मिलावट देख रहे हैं, और लोग पता नहीं बीमारियों से, गुर्दे फेल हो रहे हैं, किडनीज फेल हो रही हैं, लिवर फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो जी बस पता नहीं बीमार हुए दुनिया से चले। उसामा साहब, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है
कि कोई चीज प्योर नहीं मिलती, खाने पीने की खुराक, काम हम अदल पे इंसाफ पे नहीं करते, बर्ताव जो हुक्म है, शरई हुक्म है कि बर्ताव जो है वो इंसाफ पे मबनी हो, वो नहीं करते, अदल नहीं है हम में, एहतराम खत्म हो गया। एक आखिरी निज़ाम था हमारा फैमिली बाइंडिंग सिस्टम, जो मरबूत ख़ानदानी निज़ाम था, वो दानिस्ता डेलिबरेटली ख़त्म किया गया और मजीद खात्मे की तरफ जा रहे हैं हम। मैंने बात खत्म की थी कि ये फ्रॉड, आपने जुमला कहा था कि फ्रॉड क्यों होते हैं। फ्रॉड, मैंने जुमला कहा जी कि नंबर टेस्ट करना बड़ा आसान है जी जी, कच्चे के इलाके से आया था फोन। अब 80%, 85% बल्कि अब वो 85 कह रहे हैं, या गलत आदाद शुमार हो सकते हैं लेकिन सरकारी हैं, कहते हैं कि 85% नंबर जो सिम जारी हुई वो खवातीन के नाम पे। जी जी जी, और जो 90% शिकार हुए फ्रॉड का वो बुजुर्ग हैं। अल्लाह। अब इसकी तहकीक बता रहा हूं। जी जी, बुजुर्ग आईटी से बहुत दूर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो हमसे पहली नस्ल थी वो नहीं समझती कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, वो नहीं समझती कि एआई क्या है, वो नहीं समझती आईटी क्या है, इसके रमूज से वाकिफ नहीं है। तो उनको चीट करना बड़ा आसान है, फोन करके उनसे कहते हैं कि ये आपको आया, यूं कर दें, आम वीडियो भी तो अनवी वीडियो दिखाते हैं, आप इसको टिक करें, वो टिक करें। इससे बढ़ के और वो इंतजार में खड़ा है ग्रुप, वहां शहर लाहौर जैसे बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन में, एटीएम के मशीन के बाहर, एटीएम के बाहर खड़े, बुजुर्ग अंदर गए, ने कहा बुजुर्गों आपसे नहीं होगा, मैं कर दूं यूं ऐसे। वो बंदे बाहर खड़े, अब किसी का पता क्यों खड़ा है, किस फ्रॉड के लिए खड़ा है। उसने जाके जो है ना वो उसका नंबर भी हैक कर लिया, वो ले लिया, उसका नंबर भी पूछ लिया, उससे कोड भी ले लिया, सारा कर लिया। अब वो लोग जो आईटी से नाबलद हैं, उनका अकाउंट तो आपने खोल दिया बैंकर्स ने, अपने बैंक अकाउंट होल्डर बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको कोई तरबियत नहीं दी कि वो ऑपरेट कैसे करेंगे। भाई नहीं पता। दो वजूहात ऐसी हैं। तीसरी वजह, पाकिस्तान में वफाकी सतह पर सिर्फ एक इदारा है, FIA, उसका एक छोटा सा विंग है साइबर क्राइम का। NCCIA जो है ना, वो एक ऐसी बदनुमा किस्म का दाग बन के उभरी कि उन्होंने सिर्फ एक हिस्सा साइबर क्राइम का, जिसमें हैरेसमेंट का आंसर था, हरासगी, जी जी, उसको ले लिया। बाकी इस तरह के फ्रॉड को कोई एक मिसाल नहीं मिलती आपको पूरे में। नहीं, जब बैंक अकाउंट पता लग जाता है उस शख्स का, और वो होता भी है, तब भी ये नहीं पकड़े जाते। और भाई जेन्युइन लोगों का बैंक अकाउंट है, मुल्क से बाहर है, क्या करें। उसामा साहब जो पाकिस्तान में, उनके सुना रहा हूं, जो शरीफ लोग हैं, कश्ती डूब गई लिबिया में, आपने पूरे पाकिस्तान के एयर टिकटिंग के कंपनीज को लेटर जारी कर दिए, शोकाज, क्या आप आए अपना अकाउंट लेके आए, वो लेके गए, आपने सारे अकाउंट बंद कर दिए। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, डकी भाई के बैरून पाकिस्तान जो अकाउंट है वो भी आपने बंद कर दिए, और इख्तियार लिया प्राइम मिनिस्टर से कह के, चीफ मिनिस्टर से कह के कि हमें इख्तियार दें, और पैसे खुद वो ईंट लिए। अब जिस शख्स से 62 लाख रुपए लिए गए, वो 5 बहनें हैं, उनके वालिद साहब से 62 लाख रुपए लिए गए, रिकॉर्ड पे, उनसे 62 लाख रुपए लिए फॉरेन करेंसी में, उनसे कहा पाकिस्तानी करेंसी नहीं दे रहे हमें। एक विंग है सिर्फ, छोटा सा, अब वो बहुत मुख्तसर हो गया। जब आप FIA का एक छोटा सा विंग इतने बड़े क्राइम के लिए, मैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नो वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल टेररिज्म, कि डिजिटल दहशतगर्दी शुरू, हम जा रहे हैं बाकायदा इस तरफ। और कैसे हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसमें खवातीन शामिल होंगी, हरासमेंट का केस बनेगा, उसको आप पकड़ लेंगे। अब मेरी एक इत्तला है, अल्लाह करे कि वो दुरुस्त हो, कैमरा की तर्ज पे अच्छा एक डिजिटल मैनेजमेंट की एक कंपनी बन रही है, ठीक, इट वुड बी लाइक पैमरा, लेकिन नो पैमरा, कोई कंपनी बन रही है हाई प्रोफाइल। दुआ ये करें उसमें 1-2 अच्छे अफसर आ जाएं। ये NCCIA जो बनाई थी, ये हमारे मुंह पे कलंक का टीका है, इस तरह का ना हो। सही, आप मिसाल बुरी है लेकिन मजबूरी है।
गधे पे ना, गधे पे आप पूरी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी या काजिम लाइब्रेरी लाद दें, वो पढ़ा लिखा नहीं बनेगा। जाहिर। अगर आपने गधे पे लाइब्रेरी ना ला दी तो वो जो एजेंसी बनने जा रही है अगले बजट में, उसके लिए फंडिंग है, उससे आपको उम्मीद है कि उससे मुझे उम्मीद है। हाँ, इसमें मैंने एक एस्पेक्ट ये पूछना है कि कई बार होता है चंद हजार का फ्रॉड हुआ किसी के साथ, वो कहेगा जी 5-10 हजार का हो गया है, अब मैं कहां जाकर दरखास्त दूंगा, किधर लाइन में लगूंगा, क्या होगा। तो ज्यादातर वारदात इस तरह की होती हैं। मुफ्ती साहब, एक तो पहलू ये है किसी को लूटने का, एक है कि हम किसी को कुछ कहकर कोई और चीज बेच देते हैं, खासतौर पर मिलावट करते हैं। और जिस तरह नशे की आपने बात की, बहुत बड़ा गुनाह है वो कर रहा है, वो बेचारा मेरी नजर में तो मरीज भी है, इसमें लत में पड़ गया। एक आदमी तो सेहत खरीदने जा रहा है, खुराक खरीदने जा रहा है, उसको जाली अद्वियात, जाली दूध, केमिकल मिला हुआ, पता नहीं क्या क्या, और खुराक में भी है, वो कितना बड़ा जालिम है। और सर फिर इसमें एक और चीज मैं ऐड करूं, आजकल कोरोना के बाद बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ऑनलाइन शॉपिंग में मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, आपको दिखाया कुछ जाता है, मंगाया कुछ जाता है, जब आप खोल के देखते हैं तो वो चीज कुछ और होती है। फिर वो कहते हैं कि वापसी के चार्जेस अलग हो गए, अलग। अच्छा, तो वापसी सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, वो तो हमारे एक दोस्त ने एक दफा शैम्पू मंगाया सर, वो यकीन करें कि वो शैम्पू है सिर्फ पानी था, और उसके बाद वो नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा और वो कुछ भी नहीं है, वेबसाइट को भी पता नहीं, वेबसाइट भी नहीं, कोई पता ही नहीं। तो सर अब इसी तरह जो आपने एक बात की है ना कि जो चंद हजार रुपए का फ्रॉड है, अब हमारे साथ कई दफा ऐसे स्कैम कॉल्स और ऐसे आए हैं जो चंद हजार रुपए। सर आप पुलिस को अप्रोच करें ना, पुलिस कहता है कि सर उसको कॉल बैक करें, उसको गालियां गोलियां निकाल दे, उसको ये कर दे, उसको, यानी कि हमारे पास सिस्टम में इस चीज को एड्रेस करने के लिए कोई भी हमने प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि आपको एक स्कैम कॉल आती है, आपके पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा विंग ही नहीं है, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और मैं इसकी वसात से अफसरान बाला तक और हुकूमत तक ये कहूंगा कि हर थाने में एक बाकायदा रिसोर्सेज ऑलमोस्ट 25-30% तक ये रिसोर्सेज आप एलोकेट करें। ठीक। और इसको सबसे ज्यादा जुर्म इस वक्त ये हो रहा है, सबसे ज्यादा यही हो रहा है। कौन जाए बेचारा करेगा, वो कहेगा जी मैं तो लुट गया। और जहां लोगों की तनख्वाह ज्यादातर 40-50 हजार तक है, और उसका तो 5 हजार गया, उसका सारा बजट ही आउट हो गया। हालांकि सर आप देखें कि पिछले कुछ अरसा में ये जो आईटी को इस्तेमाल करके जितने जराइम पर काबू पाया गया है, जियो फेंसिंग होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, एक तो ये है कि वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब मेरे कल परसों एक दोस्त मुझे बता रहा था कि हमारा एक मोटरसाइकिल गुम हो गया, हमने उसकी मोटरसाइकिल भी जियो फेंसिंग तक करवाई। वो कहता है कि मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की थी, 10 लाख रुपया मेरा खर्चा आ गया उसके ऊपर। अल्लाह, बंदा 10 लाख खर्च करने के बाद पकड़ा गया। ठीक है, वो तो उसके पीछे भागा आखिर। वो तो इसका सर एक आम आदमी तो ये नहीं कर सकता। तो सर हम दोनों तरह से, एक तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर बहुत ज्यादा हमें रिसोर्सेज, पैसा और ये चीज लगाने की जरूरत है। फिर सर एक मैं आपको बात बताऊं, मैं यहां पर अप्रिशिएट भी करूंगा, देखें हमारी फोर्सेस ने इसके ऊपर बाकायदा काम किया। सर पिछले साल की जो वॉर हुई इंडिया में, हमने जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की वो साइबर टूल्स के जरिए हासिल की थी, जो हैकिंग करके और जिस तरह सारा कुछ किया था। सलाहियत हमारे पास है, सलाहियत सर हमारे पास इतनी ज्यादा है कि अब उसमें हमारा नौजवान गलत साइड पे सारी दुनिया से ज्यादा ज़हीन हैकर पाकिस्तानी लोग पाए जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि हम उनकी जहानत तो है लेकिन हम उनको पॉजिटिवली यूज नहीं कर रहे। ठीक। ये बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर के माहिरीन, आपको ऐसे भी गवर्नमेंट फ्रीलांसर भी उनको हायर कर सकती है कि जी जो बकायदा मुलाजम ना हो लेकिन वो इनके गवर्नमेंट को केस ट्रेस करने में क्रेडिट दिया जाए ना कि जितने तुम इस तरह के फ्रॉड पकड़ोगे हम उसको तुम्हें पैसे देंगे। और ऐसा उनकी बात में क्या ऐड करूंगा सर, ब्रेक चुके हैं, आपकी इजाजत से इसमें इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत अहम मौजू है, क्योंकि कोई ऐसा शायद आप में शख्स नहीं होगा जो किसी को जानता ना हो या खुद इस चीज से ना गुजरा होगा, किसी ना किसी वक्त में कोई ना कोई उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के फौरी बाद। फ्रॉड से बचने का एक तरीका तो यह है कि अवेयरनेस हो, समझ हो, और जिस तरह के भी फ्रॉड आ रहे हैं वो लोगों को बताए जाएं। मीडिया का इसमें अपना रोल है, किरदार है। लेकिन अब मसला यह है कि एक तरीका वारदात हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं,
तो अभी उसी पर बात हो रही होती है, उसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, लोगों को ट्रेस करने की बात होती है, जो कि नहीं होता कि जी बड़ा आसान है जी, वो सिम जो थी वो बाहर है, वेबसाइट हम लॉक ही नहीं कर सकते, पता नहीं लगा, ये कर दी, नई वेबसाइट बन गई, उधर से लुट रहे हैं। अगला कोई नया तरीका आ जाता है, जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि खुद अब सरकारी तौर पर कहा जा रहा है जी QR कोड हर कोई मिल जाए उसको ना कीजिएगा स्कैन, आपने स्कैन किया और वो आगे चला गया। नईम साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग, अब मुझे भी अभी तक वो आप कहें ना जी QR कोड स्कैन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता लगता कहां से आना है QR कोड, कहां से आना है। हम बच्चों को कहेंगे कि यार ये QR कोड तो स्कैन कर दो, मुझे QR कोड का पता जरूर है कि जो भी आप जाते हैं कोई चीज परचेज करते हैं उस पर भी वो लगा होता है, एक डिजाइन सा एक नक्शा टाइप में नजर आता है, हर चीज का है, वाईफाई का है, सबका है, लेकिन अब हर चीज को ट्रेस करने के लिए वो आ गए और कितने ये तेज लोग हैं उन्होंने वो भी बना लिया। मगर आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा जो आप मुफ्ती साहब की बात का कह रहे थे कि मैंने इसमें मुफ्ती साहब ने ये कहा कि लोग बड़े ज़हीन हैं, लायक हैं जी, और उनका इस्तेमाल नहीं है ठीक। मैं आपको इससे अगली बात बता रहा हूं जी, बड़े वसूख तहकीक के बाद पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की कि डिजिटल क्राइम को रोका जाए। संजीदा कोशिश नहीं कोई, NCCI बनाना, साइबर क्राइम बनाना, ऐसे मसनूई वक्ती सब ऐसे, ये ब्लॉक करना, ये जो वेबसाइट्स होती हैं, कानून साजी क्यों नहीं की? सबसे पहला सवाल ये, वो एक्ट क्यों इधर से उधर जा रहा है? एक दूसरी एक और बात बड़ी अहम, मैंने एक बच्ची जो फैसलाबाद में इसे MNA के घर से वो जो गैजेट्स समेत पकड़ी गई, उसका मैंने इंटरव्यू किया। अच्छा, बाद में उसने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड सर आपकी मेहरबानी, आप इसे चलाए ना। उस बच्ची ने क्या कहा, और बड़ी जबरदस्त फिक्र अंगेज बात, वो कहती है कि सर मैंने MPhil किया फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और 2 साल हो गए, 2 साल मैंने खज्जल ख्वारी की, नौकरी नहीं मिली, तो आखिरी पनाहगाह के तौर पे मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि कॉल सेंटर चली जाओ। मैं कॉल सेंटर मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मेरी बला से कि वो कॉल सेंटर जो है वो क्या कर रहा है, मुझे तो बताया जा रहा है क्लाइंट को तुमने ये कहना है कि यहाँ आए, इस वेबसाइट पर क्लिक करें, मैं तो उसको टाइल करती हूँ। अब इसके पीछे क्या बात थी जो मैंने सोची? बेरोजगारी, ठीक, मुआशी अदम इस्तेकाम, गरीब और अमीर का बेतहाशा फर्क, सोसाइटी के जो डायलमाज है ना, अलमी, उन अलमियों की वजह से नौजवान लड़के लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद रोजगार के हुसूल के लिए इस नेगेटिव काम में पड़ गई। हजरत साहब ने एक बात कही थी कि हमने भारत को शिकस्त दी, दंदान शिकस्त वो हमने दी, वो 0.07% लोग हैं, एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको जो फिगर्स आएंगे, 0.07, 1 भी नहीं पूरा, ठीक, जो इस कदर ज़हीन है कि अपने ऊपर होने वाले हमले रोक सकते हैं। मैंने डिजिटल टेररिज्म कहा है, जिन पे हमले हो रहे हैं वो 1% भी नहीं है रोकने के काबिल, 1% नहीं है। मुझे नहीं पता 100 में से एक आदमी ऐसा नहीं है जो बेचारा इसको समझ सके, रोक सके, हैकिंग हो गई, इसकी वीडियो तस्वीर इधर उधर हो जाए, कोई पता नहीं। एक रिटायर्ड हेडमास्टर साहब मेरे टीचर थे, खुदा उनकी जिंदगी करे, इज 90+ माशाल्लाह, उनके 350 रुपए चले गए क्लिक करने में। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे मेरा तो बड़ा जुल्म हो गया। मैं वो पुत्र तो मेरे को लाभ सुनाऊंगा। मैं चला गया उनके घर राजगढ़ में, मैं चला गया उनके घर। मैं जी खान साहब, सर क्या हुआ? उन्होंने कहा देख मैंने लूट लिया किसी बंदे ने। मैं क्यों लूट लिया? देखा 350 रुपये। मैंने क्या हुआ? कहते मैं पेंशन लाया था, मैंने पेंशन के पैसे अपने बीवी बच्चों को, पोतों नवासों को दे दिए, ईद थी पिछली साल का था, और बाकी 350 रुपये बचे थे। तो मैंने अपने पोते से कहा कि बेटे ये 350 रुपये जो है ना, ये निकाल के तू फलां चीज ले आ। उन्होंने कहा दादा बू तो खत्म हो गए। तो कहाँ गए? उन्होंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा दादा बू आपने खर्चे करते? मैं तो कोई नहीं खर्चा पुत्र, मैंने पता ही, वो पता ही लगा किसी ने वो भेजा, उसने फोन किया, उन्होंने कहा ये ऐसे करो। वो कहता है कि ये चंद दिन पहले मेरी बेटी ने बाहर से मुझे एक मोबाइल भेजा था। पहले तो मैं यूज करता था दूसरा वाला, नंबर वाला, ठीक, सादा मोबाइल, अब स्मार्टफोन। उसने कहा स्मार्टफोन अब आया, तो मुझे ये पता नहीं था। मुझे फोन आया कि अबू जी, कहता मैंने समझा कि मेरा को पोतल वासा है कि अबू जी कह रहे, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, वो मेरे 350 चले। अब मैंने इनका वाला फार्मूला अपनाया कि जी 1 लाख रुपए की बाइक के लिए 10 लाख रुपए उसने ऊपर लगा दिए।
मैंने 350 की जगह 3,500 रुपए लगाए बकायदा, और एक वकील साहब को मैंने कहा कि यार ये पता कर दे, उसने मुझे पता कर दिया। अब आपको मैं थाना बता रहा हूं, मुतलका थाना, लाहौर का बड़ा थाना। अब मैं नाम इसलिए वो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी पकड़ा जाएगा, वो काबू आ जाएगा, बंदा पकड़ा गया। उसने मुझे कहा एसएचओ ने कि सर जी मेरे हाथ जुड़े देखें, ये 700 ले ले 350 की जगह। मैंने कहा वजह बता दे। कहता वजह फिर आप कहेंगे जी अखबार में आ गया, चैनल में आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, कसमन हल्फा, लेकिन आज बता रहा हूं उसका वादा खिलाफी का। नहीं, उसका नाम उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे पूरे थाने, आपके जवाब दे रहा हूं मुफ्ती साहब, पूरे थाने में एक शख्स को ये दफा नहीं पता कि इस पे दफा कौन सी लगती है, मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा आपको। उसने कहा पर्चा दे दूंगा, मैं एफआईआर दे दूंगा। आप एफआईआर चाह रहे हैं, मैंने तो वकील कर लिया था। मैंने कहा मैं एफआईआर चाह रहा हूं। उसने कहा मैं एफआईआर 10 काट दूंगा, लेकिन मुझे किसी थानेदार से ये पूछना पड़ेगा। मैंने फिर डीएसपी लीगल को फोन किया, उसने कहा एसपी लीगल साहब बताएंगे। अब डीएसपी लीगल क्या कह रहे हैं, एसपी साहब लीगल बताएंगे। वो उम्रे पे गया हूं, अब लेट हिम कम बैक, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, अब शुरू हो गया, उम्र खत्म हो गया, बंदा केस हो गया। ये तो आप है ना जी, आप तक कोई आ गया। अच्छा, वो 350 रुपए के लिए क्यों मिसाल बनाई जाए। हाँ, जिस शख्स ने आफरीन है उस शख्स पे उसको सैल्यूट पेश करना चाहिए, जिसने 1 लाख के लिए 10 लाख खर्च किए, लेकिन मोटरसाइकिल चोर उसने जियो फेंसिंग से पकड़वा दिया, क्योंकि वो 10 लोगों को शायद और बचा लिया हो या सैकड़ों को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, लाहौर शहर में एक रैंडम सैंपलिंग कराएं, उनसे पूछें कि भाई ये सेफ सिटी का दफ्तर कहां है। ऐसे मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, नहीं बता। चलें, एक शोबा खत्म हो गया। आप बड़े बड़े नामवर एंकर से पूछें, नहीं पता मुझे, नहीं पता, ओके, 2 गए। तीसरा ना एनसीसीआई का बताया ना, अच्छा ऐसा नहीं पता। अब आप मुझे ये बताएं कि नामवर पुलिस वाले जो हैं, जो एसडीपीओ हैं, सब डिविजनल अफसर हैं, एसपी हैं, डिविजनल एसपी हैं, इवन सीजीपी ऑफिस में लगे हुए हैं, नहीं पता, उनसे पूछें ये कहां है। जब तक आप आगाही नहीं देंगे, शऊर पैदा नहीं करेंगे, हुकूमत ने आज तक कोई शऊरी संजीदा कोशिश नहीं की। रिजल्ट उसका क्या है इस वक्त? रिजल्ट ये है कि जितने नंबर दिए गए पुलिस वालों को, उन पे एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं हुई, इन्होंने कहा 30%, मैं कहता हूं 130% क्यों नहीं लोग होते वहां थानों में, क्योंकि क्राइम ही अब ज्यादा ये हो रहा है ना भाई, क्राइम हो रहा है ना, तो आप 30% की बजाय 130% वही लगा दें। एक दूसरा एक इकाई रख लें, एक फार्मूला एसएचओ वो लगेगा जिसको इस चीज की समझ हो, जिसको इस चीज की समझ। ये भी अच्छा था कि वो कोर्स करके आया, कोर्सेज करवाया जी। अच्छा, मैंने पहला कोर्स पढ़ाया सार्जेंट का, वार्डन का, ये सिहाला कॉलेज में, वार्डन का पहला कोर्स। उसमें मैंने एक नौजवान से पूछा, मैंने कहा यार आप वार्डन हो तो आपको पिस्टल दिया जाएगा। अरे सर ये जबरदस्त यहाँ लगा होगा, शोशा, तस्वीर बड़ी अच्छी बनेगी, मेरी बीवी खुश होगी। मैंने कहा वेल डन। मैंने कहा बेटे ये बता कि ये जो पिस्टल है ये कहां से मिलता है? कहा पुलिस लाइन से। कहता पुलिस लाइन से। मैंने कहा अगर पुलिस लाइन से न तुझे इशू हो तो कहां से लेगा? कहता है असला डीलर से। वेल डन, शाबाश। मैंने कहा असला डीलर तू कहां का रहने वाला? कहता मैं लाहौर का। मैंने कहा लाहौर में किसी असला डीलर का नाम का पता है? कहता नहीं। मैंने कैसे जाएगा? कहता माल रोड पे सर मैंने एक एम्यूनिशन सेंटर देखा है। मैंने कहा ओके, वहां से तुझे पिस्टल मिलेगा। पिस्टल मिलने का तरीकाकार क्या होता है? मैंने कहा फर्ज कर तुझे जो पिस्टल इशू हुआ मैं इस्तेमाल कर लूं, फिर क्या होगा? कहता पता नहीं। मैंने कहा चौराहे पे खड़ा अगर कोई शख्स सिग्नल काट जाए तो तू क्या करेगा? कहता फौरन गोली चला दूंगा, मैं उसको पीछे से गोली मार दूंगा। लो जी, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है, मैं डी कोड कर रहा हूं। जिस सार्जेंट ने मुझे कहा वो लाहौर में इत्तेफाक से या एक बड़ी बदबख्ती के तहत वो एसपी ट्रैफिक है। मैं देखें कैसे लोग कहां पर पहुंच जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कहां शऊरी कोशिश करी? ठीक है, उसकी तरक्की के लिए रुकावट पैदा हुई थी, मैं मानता हूं ये बात, उसकी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, अब तो थोड़ा सा इंडक्शन आई है तो ठीक हो गया। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मैंने एक परसों रात को इशरा मोड़ पे थाने के बिल्कुल सामने लेफ्ट टर्न होते ही एक कांस्टेबल ने बाइक वाले को रोक लिया। मैं भी साथ था, पीछे बैठा। मैंने कहा बेटा क्यों रोक रहे? सर नाका लगा है। वो कांस्टेबल, सार्जेंट नहीं, कांस्टेबल, वर्दी जैसी है, कांस्टेबल बारिश थे। सर नाका लगा है। मैंने कहा बेटे नाके के माने आते हैं? नहीं सर। मैंने कहा नाका कहते हैं किसी ऐसी जगह को
जहां एक अपर सबऑर्डिनेट कम से कम हो और 2 लोअर सबऑर्डिनेट हो। मैं समझ गया आपको, जो लोग उसने क्या कहा, उसने कहा सर है, मैंने कहा कहना नहीं दफ्तर में बैठे हैं, तो मैंने कहा तू अकेले में आके कहना, उन्होंने मुझे कहा बाहर खड़ो के वकील जा। अच्छा सर, जगह क्लोजिंग है। मुफ्ती साहब, एक तो ये बता दीजिए, बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ वो फ्रॉड कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब नमाजें भी हो रही हैं, अभी ये ईद आ रही है तो फ्रॉड करने वाले, मिलावट करने वाले भी कुर्बानी में बहुत ज्यादा आगे जा रहे होते हैं। इन अमाल का क्या होगा? वैसे तो सर ये अक्सर सवाल इस तरह के पूछे भी जाते हैं, ज़हनों में भी आते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रॉड जुल्म भी पाकिस्तान में होते हैं और सबसे ज्यादा उम्रे हज भी लोग पाकिस्तान से करने जाते हैं। अपने तई सर वो लेवल करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं अपने तई के मैंने अब इतना कर लिया, अब इसको ना जरा लेवल कर दूं। लेकिन सर आपको मैं ये बात बता दूं कि ये दिन, ये जिंदगी, दीन इस्लाम का सारा निचोड़ आखिरत पर है। एक दिन सर ऐसा आने वाला है, फरमाया वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर भी खैर करेगा उसका भी बदला मिलेगा और जो जर्रा बराबर भी शर करेगा उसका भी बदला मिलेगा। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल मैं आपको सुनाऊंगा इन द एंड में। फरमाया खत्म हो गया, यौमुल मजलूमी अलल जालिमी अशद्दु मिन यौमिज जालिमी अलल मजलूम। जिस तरह आज तुम जुल्म अगर किसी पर कर रहे हो ना, एक दिन आने वाला है उस मजलूम का हाथ तुम्हारे गिरेबान पर होगा और वो बहुत सख्त दिन होगा। बस क्लोजिंग इसी बात पे मैं करूंगा कि हमें इस चीज को याद रखना चाहिए, उस दिन को याद रखना चाहिए जिस दिन हमें एक एक पल का हिसाब देना। अभी जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है ना फ्रॉड के, उसके मुकाबले में हमारे सरकारी इदारे जो हैं वो गैर मुनज़्ज़म कोशिशें कर रहे हैं। वाह, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।